लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़े 2 या 3 चैलेंजेस जो आप समझते हैं कि नई जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आएगी उसके लिए होंगे? पहली बात तो ये है कि योगी जी ने बोल दिया कि पहले 6 महीने में हमने क्या करना है। वो अभी अपने शुरुआत ही उससे करी थी। तो एक तो वो काम है, जो पुराना पुराना काम पेंडिंग पड़ा है, वो पूरा करना है। दूसरा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पहले से लेके चल रहे हैं हम लोग, ये डेवलपमेंट का काम है। भारत ने ऑलरेडी बोल दिया कि अब हम पूरी स्पीड पर और तरक्की करने पे लग जाएँगे और ये 5 साल जो पहले पिछले 10 साल थे उसमें फाउंडेशंस क्रिएट करी गई हैं। इस बार आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बिल्डिंग्स बननी शुरू हो जाएँगी उस सारी तरक्की के ऊपर। सबसे बड़ा काम जो आज की डेट में है वो ये है कि दुनिया चाइना से डीकपलिंग कर रही है, दूर निकल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी को पता ही है दोस्तों कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउनडोल हो ही चुकी है। और उसी के साथ में जैसे कि कुछ इंडिया से औपचारिक बयान आए थे, जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि हम पाकिस्तान को अगर चूड़ियाँ चाहिए तो हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ भी भेज देंगे। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर हम, जैसे हमारी सरकार आती है तो 6 महीने के अंदर ही हम कश्मीर को, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसको इंडिया के अंदर मिला लिया जाएगा। और यही बात राजनाथ सिंह ने भी कुछ औपचारिक इसी तरह के बयान दिए थे। इसी के लेकर जो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आए दिन कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ बरसता रहता है। और इसी से रिलेटेड ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है दोस्तों, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। जी ने क्या बोला है, वो हमारा ही पार्ट है। ये ऐसे ही नहीं बोला है, इसके पीछे राज आपको 4 जून के बाद बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा। बट एज़ फार एज़ मोदी जी का वहाँ पे जाना, उसके बारे में बात करनी, इन्होंने बात ये पहली बार नहीं करी है। 2019 में भी उन्होंने इसके बारे में बात किया था पूरा डिटेल में कि कैसे वो गए थे अफ़गानिस्तान से जाते हुए, वो आपके जो शरीफ जो कि शरीफ नहीं है, फिर भी उन शराफ़त दिखाने के लिए उनको मिलने चले गए थे, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करी थी। इस बार तो सिर्फ़ एक लाइन में काम खत्म कर दिया, यानी कि कुछ बड़ा। हमने पहले भी बोला था आपको 2019 में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बार तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, याद रखिए। और जो बोले और और लेकिन और आपका जो आप ही के फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने बोला था पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं डाली हुई और मोदी जी ने बोल भी दिया, जलाओ देते। हाँ, तो कोई बात नहीं, मोदी जी भेजेंगे इंडिया से चूड़ियाँ तो क्या हो गया? वैसे भी मैंने सुना है इंडिया की चूड़ियाँ बड़ी अच्छी होती हैं। कोई बात नहीं, हैदराबाद वगैरह में मैंने सुना है। लेकिन सर अगर हम बात करें इलेक्शंस की, मोदी जी के लिए कहा जा रहा था अब की बार 400 पार, और वो फवाद चौधरी साहब आपके हमारे सबके बड़े फेवरेट, उन्होंने कहा जी अब तो 300 पे भी मान गए। और मोदी जी ने कहा जी हमने तो वैसे ही कह दिया था, किसी इंटरव्यू में मैंने सुना उनको, उन्होंने कहा कि हमने वैसे ही कहा था, हमारा तो जो एक टारगेट था वो यही था कि सबसे ज़्यादा सीट्स तक एक गवर्नमेंट बन सके। तो आपको क्या लगता है कि 400 पार जो कहा गया था वो सिर्फ ऐसे ही स्टेटमेंट था लोगों को मिसगाइड करने के लिए, या उनका ख्याल था कि हो जाएगा 400 पार, नहीं हो पाया तो फिर स्टेटमेंट चेंज हो गया? पहली बात ये, आपको किसने बोल दिया कि 400 पार नहीं हो रहा है? तो ये दैट मीन्स आपने भी कुछ फेंकों को सुनना शुरू कर दिया है और उन्हीं की भाषा बोलनी शुरू कर दी जिसमें फवाद चौधरी सबसे ऊपर है। प्लीज़ आप अफ़वाहों के ऊपर मत जाया करिए, थोड़ा दिमाग लगाया करिए। येलो डालने के बाद आपको वो डर्टी फेलो वाला काम नहीं करना चाहिए, पहली बात ये है। दूसरा, मोदी जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं 400 पार नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने एक बड़ा क्लियर बोला है कि लास्ट टाइम मेरे पास 303 सीट थी। कुछ हमारे साथ सहयोगी और पार्टीज़ हैं जिनके साथ मिलकर हम 350 क्रॉस कर चुके थे। कई हमारे अलायंस का पार्ट नहीं थे, फिर भी हमें बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि 400 तो हमारे पास ऑलरेडी थे। और इस बार हमेशा ही की तरह, हमेशा ही जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको होता है कि भई अगली बार और बेटर करो। तो इस बार हमने उसी को देखते हुए कि लास्ट टाइम हमारे पास ऑलरेडी 400 थे, सबको मिलाकर, इस बार हम इसको पार करने वाले हैं। 400 पार। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं 400 लेके आऊँगा। फिर 400 पार तो हमारे पहले भी थे, इस बार हमने और बेटर करना है, लास्ट टाइम से भी बेटर। और इस बार हम उसको क्रॉस कर लेंगे, हमने पूरी मेहनत करी है। और इसमें कोई शक भी नहीं है, मोदी जी ने जितना भारत के लिए काम किया है पिछले 10 सालों में, ये तो आप भी
कितने शोज कर चुकी हैं कि भारत को कहाँ से कहाँ ले गए, उसका नाम कहाँ से कहाँ चला गया, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है या हमारी जो डिप्लोमेसी है पूरी दुनिया में। वही कई और हैं जो टाई बोल लगा के आते हैं, उन्होंने भी तारीफ करनी शुरू कर दी भारत की अमेरिका में बैठकर। आप सोच के देखिए कि अमेरिका में बैठे हुए लोग, वो भी पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं, जब भारत के लिए तारीफ करें, चाइना जैसी कंट्री में लोग बैठकर, यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं, वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि कुछ तो ठीक हो रहा है। तो इसीलिए 400 पार मुझे लगता है कि हो जाएगा, जब सारा कुछ हम देखते हैं। बाकी 4 जून को पता लगेगा। वी विल डू अ शो ऑन 4 जून। डेफिनेटली सर, हमारी तो बहुत इंतजार है, बहुत नजर है कि 4 जून को जो है रिजल्ट आए और पता लगे। वैसे तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सबको पता ही है जिस तरह से हो रहा है सर। टर्नआउट जो है वो थर्ड जो फेज था उधर से ज्यादा बढ़ा। आपके ख्याल से पहले 2 फेज जो थे वो थोड़े स्लो थे, अब जो है वो बढ़ता जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि लोग ज्यादा बाहर आ रहे हैं। उसकी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल से? लोगों को मैसेज किया है या बहुत से लीडर भी हैं जिसमें डॉक्टर जयशंकर वगैरह, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स लगाई हैं वोट डालने के बाद। आपको लगता है कि उनकी बात सुन के लोग बाहर आए या कोई मौसम का चक्कर है? देखिए, पहली बात है कि हमेशा इलेक्शंस में जो बड़े लीडर्स होते हैं, हमेशा ही अपनी फोटोज डालते हैं कि मैं वहां पे वोटिंग करने गया हूँ। एक तरह से हर एक पार्टी ही करती है, वो बेशक गवर्नमेंट के हों या नॉन गवर्नमेंट के हों। लेकिन हाँ, गर्मी जो है जैसे जैसे 45 डिग्री पहुंच रही है, अब जो काले बोरे डालकर बाहर निकलते हैं, भाई आप समझ सकते हैं 45 डिग्री में काला बोरा डाल के बाहर कौन जाएगा, वहां पे मरना है क्या? इसलिए कई काले बोरे वाले भी नहीं आए हैं, उसके कारण भी फर्क पड़ा है। पहले काले बोरे वाले बहुत लंबी लंबी लाइनें लगा रहे थे, बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि इस बार हम मोदी जी को फेंक देंगे, लेकिन गर्मी ने भी अपना पूरा कहर दिखाया कि भैया ढके रहो। लेकिन सर इस बार क्या चैलेंजेस होंगे गवर्नमेंट के पास? इसलिए कि हर बार ये नहीं होता कि 100% गवर्नमेंट ने सारे काम कर दिए हों, कुछ ना कुछ रह गए होते हैं। ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट के साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़े 2 या 3 चैलेंजेस जो आप समझते हैं कि नई जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आएगी उसके लिए होंगे? पहली बात तो यह कि योगी जी ने बोल दिया कि पहले 6 महीने में हमने क्या करना है, वो अभी अपने शुरुआत ही उससे करी थी। तो एक तो वो काम है, जो पुराना काम पेंडिंग पड़ा है वो पूरा करना है। दूसरा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पहले से लेकर चल रहे हैं हम लोग, ये डेवलपमेंट का काम है। भारत ने ऑलरेडी बोल दिया कि अब हम पूरी स्पीड पर और तरक्की करने पे लग जाएंगे, और ये 5 साल जो पहले पिछले 10 साल थे उसमें फाउंडेशंस क्रिएट करी गई हैं। इस बार आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बिल्डिंग्स बननी शुरू हो जाएंगी उस सारी तरक्की के ऊपर। सबसे बड़ा काम जो आज की डेट में है वो ये है कि दुनिया चाइना से डीकपलिंग कर रही है, दूर निकल रही है। हम उस सारी इन्वेस्टमेंट्स को अपने पास लेकर आ रहे हैं, वो आनी भी शुरू हो गई हैं और तेजी से उसके ऊपर काम शुरू किया जाएगा। जो हमारी डिपेंडेंसी आज भी रॉ मटेरियल्स के ऊपर चाइना के ऊपर है, उसको डाइवर्ट किया जाएगा। तो दैट मीन्स एक तो आपको मैंने बता दिया मेजर काम 6 महीने में योगी जी वाला वो पूरा हो जाएगा। दूसरा, चाइना से डीकपलिंग भी काम शुरू हो रहा है, और अगले 6 महीने से लेकर 1 साल में आप देखेंगे कि हमारा ट्रेड बेशक बढ़ता रहे, लेकिन हमारा जो डीकपलिंग वाला काम है चाइना से, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और दुनिया की कंपनीज हमारे पास आनी शुरू होंगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपको मालूम है कि यहाँ पे मैं इंडस्ट्री के अंदर रहता हूँ, आई मूव अराउंड। लोगों ने चाइना से निकलकर वियतनाम में फैक्ट्रीज लगाई थी, लेकिन यहाँ पर वो इतना खुश नहीं है वियतनाम से, क्योंकि वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो चीजें नहीं है जो चाइना को चाहिए। भारत दे सकता है, और भारत के पास इनको आना ही पड़ेगा, चाइना को भी और दुनिया को भी। अब दुनिया के पास भी कोई और चॉइस नहीं है, और मोदी जी जैसे ही अगर 400 पार करके आ जाते हैं, मैं बार बार अपने शोज में बात करता हूं, अगर मोदी जी 4 जून की दोपहर तक 400 पार कर गए, रात को दिल्ली में लैंड करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दुनिया का कोई ऐसा सीईओ या प्रेसिडेंट नहीं होगा जो बोलेगा जहां बना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। लेकिन सर एक चीज और है, कुछ मेरे हिंदुस्तान के लोगों से बात हुई तो उन्होंने, उनका ये भी कहना है कि बीजेपी तो चले नंबर 1 पे जा रही है, उसको छोड़ के जो बाकी 2 पार्टीज हैं जो कि जिन्हें कि ये कोशिश करनी चाहिए कि वो नंबर 1 पर आए, नंबर 1 की कोशिश करें, मतलब जो नंबर 2 और 3 है, वो आपस में जो है वो ये लगे हुए कि मैं नंबर 2 पे टिका रहा हूँ और मैं नंबर 2 पे आ जाऊं। ये वाली स्ट्रेटेजी चल रही है। तो वो कह रहे हैं उनको टच ही नहीं किया जा रहा नंबर 1 को। ऐसा है क्या बाकी? देखिए आजू जी, कई लोगों को आदत होती है नंबर 1 बनने की, जैसे पाकिस्तान हमेशा ही हर चीज में नंबर 1 नीचे से। तो हमारे यहाँ पर भी 4-5 पार्टियां हैं, उनमें यही होड़ है कि हमने नंबर 1 बनना है नीचे से। मुझे लगता है डीएनए सेम ही होगा, मैं उस डीएनए के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि इन सबका डीएनए वही है जो आपके कंट्री में चलता है। तो अब इन लोगों का क्या किया जाए? हम भी खुश हैं कि वो नंबर 1 बनना चाहते हैं या नंबर 2 नीचे से बने रहें, हमारे लिए भी खुशी का मौका। सर आप नहीं समझे सर, वो मतलब जो नंबर 2 है वो कोशिश करे कि मैं नंबर 2 मुझे पे मालूम है,
वो 1 पे ना मुझे जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, जो 3 पर है वो 2 पे आने की कोशिश कर रहे हो, 1 को कोई टच नहीं कर रहा, मैं ये कह रही हूँ। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर कि जो नंबर 1 ऊपर बैठा है, वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे बैठे हैं, वो नीचे रहेगा और हमारी खुशनसीबी है कि वो अपने आप में फाइट कर रहे हैं कि मैं 2, 3, 4, 5 पे ही रहूँ, इससे हुँ, ऊपर या उससे नीचे ना जाऊँ। नीचे ना जाऊँ, हाँ, ऊपर आने नीचे की तो ना जाओ। हैसियत नहीं, नीचे ना जाऊँ, उससे ऊपर आने की तो हैसियत ही नहीं है। भई एक चीज़ बताइए, क्या जो सामने आदमी बैठा है, उसे नहीं पता कि भारत में या किसी कंट्री के अंदर कितनी सपोर्ट है उनको? अभी हुँ, आपके यहाँ पर पप्पू के लिए सपोर्ट हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ पर इमरान खान के लिए पूरी सपोर्ट है, हमने तो पैसे भी भेजे उसको और ताकि वो इलेक्शन जीते और हमारे लिए काम करे। आपको मालूम है और उसे उस चीज़ के लिए डंडे भी पड़े हैं। अभी तो रिसेंटली फोटो भी आई थी उसकी, बेचारे के बाल सफेद थे, झुर्रियाँ निकली हाँ, हुई थी, हाँ। पहचान भी नहीं आ रहे थे, ऐसा लग रहा था दादाजी है इमरान खान के। वही तो जो आपका ये क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, वो जो आपने मेरे ही शो में बैठ के शायद ये कहा था और वो टीवी पर इतना चला था हमारे कि आपने इमरान खान को पैसे भेजे हैं, बेचारा। पैसे भी नहीं मिले और छित्तर अलग पड़े। मतलब आपने भी किसने क्या बोला ठगी सर? किसने बोला कि हमने नहीं भेजे? मैं आज भी डिक्लेयर कर रहा हूँ इमरान खान को भारतीयों ने जितना ज़्यादा सपोर्ट किया है, पैसे दे देकर कि तुमने हमारा काम करना है, वहाँ पर जो-जो तुमने काम करने थे उसने किए भी हैं और हम उसका हमेशा शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने हमारे काम कुछ वहाँ बैठकर किए हैं। ठीक है, उसके लिए उसको थोड़े से डंडे पड़े हैं अंदर बैठ के, लेकिन देखिए, जब पैसे खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। और जो आप बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो लोग 2 नंबर 3 नंबर पे हैं, ये जो 2 नंबरी होते हैं, ये हमेशा ऐसे ही होते हैं। ये कभी भी 1 नंबरी नहीं बन सकते और इनका तो डीएनए भी ऐसा ही है। डीएनए मैं क्यों बोल रहा हूँ? भई इन हमारे यहाँ पे एक होता है वर्ड पीएम पता नहीं आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है कि नहीं होता है? हमारे यहाँ पे पीएम होता है जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। लेकिन हमारे इन पार्टीज़ में हुँ, जो 2 नंबर 3 नंबर पे जो लोग तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान की बुखलाहट तो साफ झलक रही है और पाकिस्तान खैर कर भी कह सकता है जिस देश में कुछ अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बेरोजगारी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और विश्व में जिसका नाम भिखारी के तौर पर उछल रहा हो वो अपने देश के लिए कर ही जा सकता है या कुछ रोजगार कहाँ से पैदा करेगा। और जिस कश्मीर के नाम पर उन्होंने हमेशा से इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ दहशत फैलाने की कोशिश की है, आज वो कश्मीर भी इंडिया के अंदर मिलने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। वैसे भी वो है तो भारत का एक अभिन्न अंग है और आज नहीं तो कल, जैसे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि आज नहीं तो 6 महीने के अंदर हम इसको अपने इंडिया के अंदर मिलवा लेंगे और वहाँ से एक आवाज़ उठेगी और कश्मीरी खुद ये कहेंगे कि हमें इंडिया के अंदर मिलना है। आज वो दिन आ गया दोस्तों और कश्मीर में ये आवाज़ उठने लगी है। तो दोस्तों आपको न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।